तो हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स के बारे में, क्योंकि ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, इसमें बच्चों ने कहा कि सर इसमें थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स है इसको 10 से 15-20 मिनट में इसको क्लियर करना है। तो इस पर डिस्कस करते हैं हम। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जब क्या होता है, हैलोजन परमाणु आता है। यानी बोलने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। और उसमें क्या है कि जैसे आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर CH4 है, और CH4 में माइनस का मतलब है कि कम हुआ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा है। तो यानी CH4 से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो CH3 बचा और वहाँ Cl जुड़ गया। यानी हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन जुड़ेगा, और जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने हैलोजन जुड़ेंगे। तो उसे हम बोलते हैं हैलो विस्थापन अभिक्रिया, यानी हैलोजन ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया। जैसा आप देख रहे होंगे CH4 मेथेन है, तो यहाँ से क्या हुआ, HCl हट गया और यहाँ से Cl यहाँ पे जुड़ गया, तो CH3Cl बन गया, यानी क्लोरोमेथेन। तो इनका वर्गीकरण है, सबसे पहले जो टॉपिक है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राथमिक जो है आपके एल्किल हैलाइड होते हैं या हैलो एल्केन्स होते हैं। हैलो एल्केन्स का मतलब है IUPAC नामकरण के अनुसार तो हैलो एल्केन्स है, और सामान्य नाम के अनुसार एल्किल हैलाइड है। तो जो प्राथमिक हैलो एल्केन्स होते हैं उसमें ध्यान ये रखना आपने कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष एक और कार्बन जुड़ा होता है। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कार्बन है, इस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब इस कार्बन के साथ उस कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब आप कहेंगे कि एक कार्बन ये है, लेकिन इस कार्बन से थोड़ी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा है, जबकि होना क्या चाहिए कि जिस कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, डायरेक्ट एक जुड़ा है तो 1 डिग्री, यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हैलो एल्केन्स। ऐसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा रहता है उस कार्बन से प्रत्यक्ष 2 अन्य कार्बन होते हैं या जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा उस कार्बन से एक कार्बन ये है, उस कार्बन से एक कार्बन ये। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, ये डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट। अगर इसकी बात करेंगे तो ये थोड़ी नहीं डायरेक्ट, ये तो इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा होना चाहिए। जिस कार्बन पर हैलोजन है उस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हैं तो द्वितीयक, एक कार्बन जुड़ा है ऊपर तो प्राथमिक, अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, तृतीयक। तो इसके बाद हम बात करते हैं तृतीयक, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हैलो एल्केन। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है, कंपाउंड बनाया है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, हैलोजन का मतलब आपका क्लोरीन हो सकता है, आपका ब्रोमीन हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है, आपका आयोडीन हो सकता है, कोई से भी जुड़ा हो। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से एक कार्बन ये है डायरेक्ट, एक कार्बन ये है डायरेक्ट, और एक कार्बन ये है डायरेक्ट। तो ये हो गया तृतीयक या 3 डिग्री। तो ये आप समझ गए होंगे कि जिस कार्बन से हैलोजन है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट 3 कार्बन, तृतीयक। अब IUPAC नामकरण की हम बात करते हैं। तो IUPAC नामकरण के मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ आप लोगों को। पूर्व लग्न यानी पहले हैलो हम लिखते हैं। हैलो का मतलब अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आई होगा तो आइडो। लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं भाई हम। देखो लंबी श्रृंखला का मतलब जिस और कार्बन ज़्यादा हो रहे होंगे हमने उसी ओर जाना है। जहाँ से हैलोजन नज़दीक वहाँ से नामकरण शुरू होगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले कंपाउंड देखिए, सबसे पहले कंपाउंड भैया ये है CH3CH2Br। तो मैंने कहा सबसे पहले हैलो आता है। हैलो का मतलब यहाँ आएगा Br के लिए ब्रोमो। ब्रोमो कितने कार्बन है इसमें, 1 और 2। तो 1 और 2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 कार्बन वाले को बोलते हैं हम एथेन, तो ब्रोमो एथेन। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो 2 पे क्या है आपका क्लोरो है। तो पहले देखो हम किसका नाम लिखते हैं, हैलोजन का। कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे। 2 क्लोरो और कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 3 प्रोपेन। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसा दे देता हो, इसी को घुमा के उसने ऐसा दे दिया, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने नामकरण कहाँ से करना है, या तो यहाँ से अंतस्थ करना आपने, या तो लास्ट कार्बन ये है या तो लास्ट कार्बन ये है। तो यहाँ से करो या यहाँ से करो, कहीं से करो, बीच से कभी नहीं करना, बीच से कभी नहीं करना। इसलिए 1 2 और 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन। अंतस्थ से करना, या तो यहाँ से करो या तो यहाँ से करो, जहाँ से आपको नज़दीक लग रहा है। तो यहाँ से भी बराबर है 2 नंबर पे, यहाँ से भी 1 2, ये भी यानी क्लोरो ग्रुप दूसरे नंबर पे है, तो इधर से भी उतने आएगा, इधर से भी
2 ही पे आएगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो नामकरण कहाँ से होगा? 1 2 3 4 ऊपर भी जा सकते हैं आप और 4 इधर भी आ सकते हैं आप। बहुत अच्छा। तो क्या आ जाएगा? 1 ब्रोमो, देखो ब्रोमो पहले लिखना है, फिर 3 पे मेथिल है और आगे क्या आ गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस प्रकार का ये यौगिक जो है आया है। तो ये जो है एलटी में भी आ चुका है कई बार। तो इसमें आपने ये देखना है, आप कहीं से भी देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करो 3 आ रहा है तो कहीं से भी नामकरण कर दो। 1 2 और 3 1 2 3। 2 पे क्या क्या है? देखो जिसका नामकरण नहीं हुआ है, जिस पे आपने कोई अंक नहीं लिखा है, वो समूह हो गया आपका। ये 2 समूह हो गए भैया आपके। तो पहले कौन आता है? आपने कहा हेलो आता है। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरे नंबर पे ब्रोमो है, दूसरे पे मेथिल है और प्रोपेन का मतलब कि कार्बन कितने हुए? टोटल इसमें 3 है। अब ये कंपाउंड देखिए क्या है, आप इसका नामकरण कर सकते हैं। देखो कीजिए, कर लिया होगा आपने। चलो हम कर देते हैं। तो आपने देखना है यहाँ पर कि क्लोरो ग्रुप कहाँ है? यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी जा सकते हैं और 5 6 यहाँ भी आ सकते हैं। देखो C2H5 को हमने CH2 CH3 के रूप में लिखा है। तो नामकरण वहाँ से शुरू होगा जहाँ आपका हेलोजन ग्रुप है, और उस ओर जाना है आपने जहाँ कार्बन की श्रृंखला लंबी है, ऊपर नीचे बराबर है तो कहीं भी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो आएगा 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, 4 पे कौन सा ग्रुप है? इधर मेथिल। एथिल नहीं करना है क्योंकि एथिल, सॉरी हाँ 4 पे क्या है? पहले एथिल है फिर मेथिल है। तो एथिल किससे आता है? ई से, और मेथिल किससे आता है? एम से। तो पहले अल्फ़ाबेटिक में कौन आता है? ई आता है। तो क्या आएगा? 4 एथिल 4 मेथिल और कितने कार्बन है? 6 हेक्सेन। तो देखो 1 पे क्लोरो है, 4 एथिल है, 4 पे मेथिल है और हेक्सेन है। तो इम्पोर्टेंट है। नामकरण कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऊपर जाओ या 5 6 से नीचे आओ। इधर नहीं जाना आपने क्योंकि यहाँ 5 ही हो रहे हैं कार्बन और यहाँ कितने हो रहे हैं? 6। तो आपने लंबी श्रृंखला की ओर जाना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, और देखो 4 पे क्या है? एथिल भी है और मेथिल भी है। तो पहले एथिल आता है अल्फ़ाबेटिक में, एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो ये क्या हो गया? आपका नामकरण हो गया। इसका नामकरण बता सकते हैं आप। देखो नामकरण कहाँ से होगा? अंतस्थ कार्बन। अंतस्थ कार्बन देखो CH पे Cl है तो यहीं से शुरू होगा 1 2। इसके बाद कोई कार्बन नहीं है ना, लास्ट कार्बन CH ही है और उसमें ग्रुप भी है। तो 1 1 डाइक्लोरो एथेन। देखो 1 पे क्या है? 1 क्लोरो 1 क्लोरो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1 1 डाइक्लोरो। डाई का मतलब 2 क्लोरो। अगर 2 बार कोई समूह है तो उसको हम जो संख्या जिस कार्बन पे उसका नंबर 2 बार बोलते हैं। 1 1 डाइक्लोरो एथेन। CHI3 ये इसका नाम आयोडो फॉर्म है, तो इसका नाम है ट्राई आयोडो मीथेन। तो इसका क्या है? देखो नामकरण ऊपर से करो या नीचे से करो, 2 ही कार्बन है। 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। इसके बाद जो आपका ग्रुप है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इसमें बनाने की इसकी क्या है? विधि है। तो बहुत ही आसान है, आपने कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले हमने किस रिएक्शन की? HCl की रिएक्शन की। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है, प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ से H और OH निकल जाए, क्या बचा? CH3Cl। कुछ नहीं करना आपने। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ZnCl2, Zn जो Cl2 है आपका और ये ZnCl2 है आपका, ये लुईस अम्ल भी होता है। तो ये यहाँ पर क्या है? आपका उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो H और OH क्या बनाएगा? पानी, और CH3Cl बचा। यहाँ भी क्या होगा? H और OH ने पानी बनाया तो OH जाएगा, Cl आएगा, Cl आ गया। देखो लेकिन 3 डिग्री में आप देख रहे होंगे कि मैंने कैटलिस्ट के रो में ZnCl2 को नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 2 और 3, यहाँ से क्या है? 3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दान करने वाले। किसको? इसको। 3 इलेक्ट्रॉन जब दान किया इसको तो क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा भाई, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो ये जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा तो क्या होगा? पानी बन जाएगा, Cl जल्दी जुड़ जाएगा। यानी क्रियाशील, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। 3 डिग्री जो आपका क्या है? ये अल्कोहल है। ये अभी इसने क्या बनाया? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाया। तो बहुत क्रियाशील होता है। और थोड़ा सा ये कई बार आ सकता है क्वेश्चन। 48% H2SO4 के साथ ब्रोमो, यानी ब्रोमो वाले बनेंगे, जैसे CH3Br। 57% HI के साथ क्या बनेगा? आयोडो वाले। तो जनरल क्वेश्चन है, वैसे जनरल पूछे नहीं जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। अल्कोहल जब बनता है तो उनके साथ जो है क्रियाशीलता का कर्म। भाई अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे की? HI से, HBr से और HCl से। तो जल्दी कौन जो है आपका एल्किल हैलाइड बनाएगा? HI।
फिर HBr, फिर HCl। क्यों? देखो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53, ब्रोमीन का आपका 35, क्लोरीन का आपका 17 होता है। लेकिन आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इसकी ऋणात्मकता कम है, अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, कम है। इनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा क्या है, ज़्यादा है, और इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी बनाएगा। तो HI अगर जल्दी टूटेगा तो क्या करेगा, IOH को हटा के स्वयं जुड़ जाएगा। इसलिए क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी, HI की, ध्यान रखना। और ये अल्कोहल की अगर क्या नाम है, अम्लीयता की बात आती है तो अम्ल कौन प्रबल है, HI। क्यों? क्योंकि जल्दी टूट के H+ देता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियोफाइल की क्रियाशीलता भी इसी प्रकार से, जो जितनी जल्दी टूटेगा, यानी आयोडीन का आकार बड़ा है, इसमें क्या है, आवेश की तीव्रता कम है। तो जिसका आकार जितना बड़ा होता है आवेश की तीव्रता उसकी कम होती है, क्योंकि उसमें आवेश जो है नाभिक से मतलब अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, I-, सबसे प्रबल न्यूक्लियोफाइल I-। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ध्यान दीजिए, अब आप इधर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ होती है और अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, PCl5 के साथ और एक बार PCl3 के साथ। तो वो बनेगा तो RCl, यहाँ भी RCl। एल्किल हैलाइड तो बनेगा क्योंकि बनाने की विधि है, एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही। लेकिन पूछा जाता है कि दूसरा उत्पाद क्या बनेगा PCl5 के साथ, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी POCl3। ध्यान रखना, PCl5 के साथ दूसरा जो उत्पाद बनता है उप उत्पाद, वो POCl3 बनता है। और PCl3 के साथ क्या बनता है, H3PO3, यानी PCl3 के साथ 3 वाले बनते हैं, H3PO3 यानी फास्फोरस एसिड। और PCl5 के साथ क्या होगा, POCl3 बनता है। जब एक 3 बनेगा तो PCl5 के साथ, और 2 3 बनेंगे तो PCl3 के साथ। PCl3 के साथ 3 वाले बनते हैं, H3PO3 फास्फोरस एसिड। ध्यान रखना, बाद बाकी ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ROH की अभिक्रिया जब SOCl2 यानी थायोनील क्लोराइड के साथ की जाती है तो कुछ नहीं, Cl बन जाएगी, बात खत्म। SO देखो, SO के साथ देखो इसका ऑक्सीजन, इसका OH टूटा ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, OH टूटा, क्या टूटा, OH टूटा। बहुत अच्छा, OH टूट गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से SOCl2 में Cl जुड़ गया, Cl जो एक Cl बचा, एक SO बचा, ठीक है, क्योंकि Cl एक जुड़ गया, एक Cl तो बचा, एक तो बना HCl, और एक बन जाएगा O और SO बराबर SO2, तो SO2 बन गया। इक्वेशन आया था कि जब थायोनील क्लोराइड सॉरी, जब थायोनील क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, थोड़ा आगे करते हैं, हल्का यहाँ पर बहुत ही आसान चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ ने क्या करना है, मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या होगा, देखो यहाँ पे जुड़ेगा एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी। एल्कीन मैंने डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ आपका HX जुड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, HX का जोड़ना, कुछ नहीं करना आपने। मार्कोनिकॉफ में X कहाँ जुड़ रहा है, उस द्विबंध कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है, और जिस द्विबंध कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखो यहाँ X जुड़ा बीच में। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या हुआ, इसे पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं, H2O2 की उपस्थिति में होती है। इसमें कहाँ जुड़ा है X, लास्ट में। अब देखो नाम, देखो यहाँ प्रति मार्कोनिकॉफ, ये नाम बड़ा है और मार्कोनिकॉफ नाम छोटा है। तो जिसमें नाम छोटा है उसमें बीच में, और जिसमें नाम बड़ा है उसमें लास्ट में। देखो ये कंपाउंड बड़ा बना, लंबा बना, देखो इतना लंबा, और ये देखो इतना छोटा सा बना। तो मार्कोनिकॉफ में एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, बीच में, यानी जहाँ हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, लास्ट में X जुड़ेगा। मतलब ये ध्यान रखना, मार्कोनियम M का मतलब, M का मार्कोनियम मध्य में जुड़ेगा, तो एक में मध्य में जुड़ेगा तो दूसरे में लास्ट में जुड़ेगा, बात खत्म। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। वैसे इसका नियम मार्कोनिकॉफ ने बोला कि जिस द्विबंध कार्बन पर हाइड्रोजन कम होती है उस पर X जुड़ता है। और प्रति मार्कोनिकॉफ ने कहा कि मार्कोनिकॉफ का उल्टा मतलब, इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि H2O2 की उपस्थिति में होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें क्या होता है, इसने कहा, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम ने क्या कहा कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, लास्ट में। बस इतनी से ध्यान आपने बात रखनी। इसके बाद आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, कौन सा पूछा जाता है, हुंड सीडेकर अभिक्रिया। ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए, ग्रुप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सिल्वर एसीटेट, इसका नाम CH3COO। सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया जब Br2 के साथ होती है तो हमेशा CH3Br बनता है, CH3COOAg, और क्या निकली, CO2 गैस, बात खत्म। बस देखो यहाँ हुआ क्या, इसको आपने आग लगाई नीचे से तो CO2 तो यहाँ गर्म हो गया, निकल गया CO2।
Ag ने क्या किया, Br के साथ रिएक्शन की तो AgBr। अब क्या बचा, CH3 और Br, तो CH3Br बन गया, बहुत हो गया। हुनसिटिकर अभिक्रिया में CH3Br बनता है। अच्छा, भौतिक गुणधर्म देखो, भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि इन जो आपने बनाया, इनका गणनांक, इनका क्वथनांक, इनकी विलेयता, ठीक है ना, क्या होती है गणनांक क्वथनांक। वैन डर वाल्स बलों का परिमाण सदैव परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है, ये ध्यान रखना। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल्स बल भी उसमें परिमाण क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, क्षेत्र ज़्यादा होगा, जिसका क्षेत्र ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, CH3I है, CH3Br है, CH3Cl है, CH3F है। I का मतलब 53, ये 35, ये 17, ये और ये आपका 9। जिसमें आपका 53 परमाणु क्रमांक है उसका आकार बड़ा होगा, और जिसका आपका 9 है उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब आपके पास दो चीज़ दी जाए, ये हमने दिया गुड़ की एक भेली होती है बड़ा पीस, और एक छोटा दिया, ये वाला पीस दिया गुड़ का, दो पीस दिए। इसको पिघलाएंगे आप, इसको पिघलाएंगे, जल्दी कौन पिघलेगा, ये वाला। तो जल्दी जो पिघलेगा उसका गणनांक और क्वथनांक कम, और जो देर में पिघलेगा उसका गणनांक और क्वथनांक ज़्यादा। CH3I का सबसे ज़्यादा गणनांक और क्वथनांक होता है। दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि देखो इसमें ये है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। आप बोलेंगे डिग्री, तो डिग्री अभी तो बताया मैंने, जिस कार्बन से आपका हेलोजन, उस कार्बन से 1 2 3 कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन उस कार्बन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा गड़बड़ और कहें, इसको मैं लिख देता हूँ, 1 डिग्री बन गया था ना वो भी, CH3। हाँ, जिस कार्बन से क्या है आपका Cl है, उस कार्बन से कितने कार्बन है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन इधर, ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। इसमें CH3 हटा देते हैं, कोई बात नहीं, 2 डिग्री है। और लास्ट वाला क्या है, 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या है, जिस कार्बन Cl है उस कार्बन से, अब ये जब तीनों होंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो आपके पास में मानामाती की लकड़ी देता हूँ, लंबी लकड़ी, और इसको फाड़ के हमने 2 लकड़ी बनाया इसको, और इसमें क्या किया हमने, इसको फाड़ के हमने कितनी बना दी, 1 2 3, यानी लकड़ी छोटी छोटी हो गई तो जल्दी जलेगी। लकड़ी के 2 टुकड़े हैं तो क्या हो गया, थोड़ा देर में जलेगा। और लकड़ी के एक ही टुकड़ा है लंबा टुकड़ा, तो सबसे देर में जलेगी। यानी 1 डिग्री का गणनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। भौतिक अवस्था देखो, थोड़ा सा ये कुछ नहीं, वैसे आसान है। कार्बन 1 से और 2 वाले गैस होते हैं, और 3 से 18 तक द्रव होते हैं, और उच्च वाले रंगीन ठोस होते हैं। ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि 18 से जो ऊपर होते हैं परमाणु क्रमांक, क्या नाम, कार्बन की संख्या जिनमें 18 से ज़्यादा होती है, उनका जो है क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था क्या होती है, तो ठोस होती है। और 1 2 वाले यानी छोटे वाले आपको पता गैस होगी, और 2 के बाद वाले 18 तक द्रव होगी, 18 से ऊपर वाले क्या होगा, ठोस होगा। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर बात आती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, 100% हर समय पूछा जाता है, चाहे केबी का पेपर हो तो, या फिर जो है आपका LT का पेपर हो, लेक्चरर का हो, यूसेट का पेपर हो, या आपके ग्रुप C के पेपर हो, सभी में पूछा जाता है। विलेयता, जल में अघुलनशील। देखो होता क्या है, एल्किल हैलाइड आयनिक है और जल भी आयनिक है, तो इनको घुलना चाहिए था, लेकिन घुलता नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन आता है। देखो आयनिक के साथ आयनिक घुलता है और अनायनिक के साथ अनायनिक घुलते हैं, समान के साथ समान घुलता है, ये आपको पता है। नमक पानी के साथ घुल जाता है, दोनों आयनिक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। लेकिन यहाँ पे है कि विलेयता किसकी, एल्किल हैलाइड CH3Cl माना बात, जल में अघुलनशील है। क्यों, कार्बनिक विलायकों के साथ घुलनशील है, बिल्कुल है, कार्बनिक के साथ घुलनशील है, और इनके साथ क्या है, अघुलनशील है। कारण बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, पूछा जाएगा आपको। H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और जब भैया हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कहाँ से जुड़ेगा आपस में, जब जुड़ेगा नहीं तो कहाँ से जो है आपकी विलेयता होगी। अब देखो, आप जल के अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता होगा, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसे एल्किल हैलाइड नहीं तोड़ पाते, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो नए बॉन्ड बनेंगे, और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो घुलेगा, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है, एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है, ध्यान रखना। अब ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट SN1 SN2 अभिक्रिया, इससे भैया सबसे पहले देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो N का मतलब है वो है न्यूक्लियोफाइल, N बराबर न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब हो गया प्रतिस्थापन, यानी एक दूसरे को हटाना, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस पे एक या तो माइनस चार्ज होता है या लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक जो इसकी घात है, आपको एक दिख रही है घात, इस एक का मतलब है कि अभिक्रिया की दर एक अणु यानी एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है। 1 का मतलब है कि अभिक्रिया की दर एक पर निर्भर करती है, एक अणु पर निर्भर करती है।
अब न्यूक्लियोफाइल बाय हमने कहा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जितने भी आपने देखे होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जितने भी आपके क्या है आयन है, कौन से आयन, ऋण आयन, सारे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल माने जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। क्वेश्चन आएगा ये, इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो न्यूक्लियोफाइल है। सब में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा लोन पेयर देखो, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी लोन पेयर जिस पे होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो NH3 न्यूक्लियोफाइल है, PH3 न्यूक्लियोफाइल है, ये सारे जो आपको दिख रहे सारे न्यूक्लियोफाइल है। अब बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की। तो 1 का मतलब क्या बताया मैंने, 1 का मतलब हुआ कि अभिक्रिया की दर एक अणु पर निर्भर करती है। देखो हम SN1 अभिक्रिया की बात करते हैं, ये 3 डिग्री है, बोल दिया कि जिस कार्बन पर Cl है उस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। आप बोलेंगे हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन ही इस कार्बन पर जुड़े H, तो हमने इसमें डायरेक्ट जोड़ रखा ना CH3 ठीक है। तो भैया ये हो गया। देखो ये इसमें क्या हो रहा है कि तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, तीनों दान कर रहे हैं C को, तो ये बॉन्ड टूटेगा, स्लो होगा, धीरे धीरे टूट रहा है। ये कार्बोकैटायन बन गया, इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलते हैं। कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बोकैटायन है, और Cl नेगेटिव। अब कार्बोकैटायन तो बन गया, ठीक है, पहला पद में बॉन्ड टूटा, पहला पद में बॉन्ड टूटा और स्लो था, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन दूसरे पद में, इसमें पद कितने हैं, 2, लेकिन 1 का मतलब पद से नहीं, 1 का मतलब है कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो गति है एक अणु पर निर्भर करती है, ठीक। और द्वितीय पद में क्या हुआ कि जो आपका पॉजिटिव वाला था कार्बन, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन कर दी। किसने, न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, OH नेगेटिव लिया आपने यहाँ से, कौन सा लिया, OH नेगेटिव। तो क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव, ये मोर नेगेटिव, इन्होंने अट्रैक्ट किया, आपस में जुड़े, ये फास्ट हुआ, ये इतने फास्ट हुए, इतने फास्ट आपस में जुड़े कि इनकी गति का निर्धारण हम नहीं कर सकते। जब गति का निर्धारण नहीं कर सकते तो न्यूक्लियोफाइल इतनी तेज़ी से जुड़ रहा है कि हमें ये पता ही नहीं चला कि कब जुड़ा। तो जब हमें पता ही नहीं चला कब जुड़ा, तो अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर कर रही है, केवल इस पे कर रही है, जो पहला पद है। पहला पद किससे संबंधित है, एल्किल हैलाइड से। तो इस 1 का मतलब है कि अभिक्रिया की दर ओनली, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली एल्किल हैलाइड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली एल्किल हैलाइड, नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, फास्टली अट्रैक्ट होता है किसके साथ, कार्बोकैटायन के साथ, जिस कारण से हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये 2 पद में होती है पहली बात, SN1 अभिक्रिया 2 पद में होती है। 1 का मतलब अभिक्रिया की जो वेग है, अभिक्रिया की जो गति है एक अणु पर निर्भर करती है। इसके कुछ की पॉइंट है, कुछ नहीं रखना आपने, देखो इसको टेंशन में मत लो ज़्यादा। यह अभिक्रिया SN1 यानी SN1 जो अभिक्रिया है 2 पदों में होती है, पहला स्लो, दूसरा तेज। प्रथम पद धीमा व द्वितीय पद तीव्र होता है। अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं। यानी SN1 में अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, जो SN1 में 1 का अर्थ है। SN1 रिएक्शन की जो अगर बात करें, क्रियाशीलता की बात करें, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, 3 डिग्री सबसे जल्दी टूटेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3Cl। आपका इसकी कोई डिग्री नहीं, सबसे छोटा एल्किल हैलाइड है। SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, देखो बहुत ही आसान है। SN2 अभिक्रिया, 2 का मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया की दर 2 अणुओं पर निर्भर करेगी। दोनों अणु कौन कौन है, एल्किल हैलाइड है और दूसरा आपको न्यूक्लियोफाइल है। तो CH3Cl और OH नेगेटिव। अब भाई ये OH नेगेटिव Cl के साथ कैसे रिएक्शन करेगा बताओ, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव साथ रिएक्शन करेगी तो हो सकता है, खुद सोचिए आप, नहीं हो सकता है। तो ये बैक साइड से अटैक करता है। ये कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। अटैक करेगी तो क्या होगा, ये जुड़ रहा है, ये टूट रहा है, ये पद नहीं है, ये बीच की स्टेट है, ये है बीच की स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा, OH जुड़ गया, Cl टूट गया, तो कितने पद हुआ इसमें, एक ही पद तो है, अरे बीच की है, बीच की। जैसे अपने हाथ से आप पेन गिरा रहे हैं, तो जब पेन गिर रहा है तब की बात है, अब गिरा नहीं पूरा, अब ये अब टूट गया, Cl और OH जुड़ गया, तो पद तो एक ही है इसमें। इसमें कितने पद है, एक। यहाँ अभिक्रिया एक पद में होती है, कौन, SN2। अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर करती है, यानी इसका मतलब SN2 में 2 का मतलब है कि अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करती है। बस 2 का मतलब दोनों पर निर्भर करती है। आज क्रियाशीलता क्या होगी, उल्टी हो जाएगी उसकी, CH3Cl के साथ सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री के साथ कम, 2 डिग्री के साथ और कम, 3 डिग्री के साथ बहुत कम, क्योंकि 3 डिग्री के साथ तो SN1 हो जाएगा ना। CH3Cl के साथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री के साथ। तो ध्यान रखना ये चीज़ें, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एक अणु पर निर्भर करती है, इसमें 2 पद होते हैं। और SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, हाँ, SN1 जो है 3 डिग्री के साथ सबसे ज़्यादा होती है, SN2 में क्या होता है, एक पद होता है, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है,
ये ट्रांजिशन स्टेट संक्रमणावस्था, ठीक है। और इसमें क्या करना आपने, अभिक्रिया की दर 2 अणुओं पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। और इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो होती है किसके साथ होती है, CH3Cl के साथ। अब बात करते हैं निराकरण अभिक्रिया की। निराकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को निकालना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया था कि अल्कोहलिक KOH, दूसरा है एक्वस मानी जलीय। एक्वस का मतलब क्या हो गया, जलीय KOH। तो यहाँ अल्कोहलिक KOH क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। अल्कोहल अम्लीय होता है ना, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा तो क्या होगा, यहाँ से निकला K और Cl, और यहाँ से निकला OH, और यहाँ से निकला एक H, 3 में से एक H गया, तो क्या बचा, ये Br भी गया और H भी गया, HBr, तो CH2 यानी क्या बन गया, एथीन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। एल्कीन क्यों बना एल्कीन, क्योंकि अम्लीय है और अम्लीय ने क्या किया, यहाँ पर H और Br को निकाला, यहाँ से H और यहाँ से Br, CH2 बना। लेकिन जलीय KOH क्या होता है, जल क्या होता है, उदासीन। लेकिन KOH तो आपके क्या है, KOH क्या है आपका, क्षारीय है, तो OH नेगेटिव देगा। OH नेगेटिव जब देगा तो ये यहाँ जुड़ेगा OH, बस जुड़ गया, बात खत्म, OH जुड़ गया, तो इसमें अल्कोहल बना, इसमें एल्कीन बना। एल्कीन किस में बना, अल्कोहल में बनेगा एल्कीन, अल्कोहल एल्कीन। और जल वाले में बनेगा अल्कोहल। जल के साथ क्या मिलाते हैं, अल्कोहल, तो जल वाले के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल, और अल्कोहल वाले के साथ क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन यानी अल्कोहलिक के साथ एल्कीन बनेगा, अल्कोहल AlCAlK, में ध्यान रखना ये जो। और जल के साथ पहले जल अगर पहले होगा तो पहले बाद में क्या होगा, अल्कोहल। सेडजेव का नियम, सेडजेव ने क्या बोला, सेडजेव ने कहा कुछ नहीं, ध्यान रखना यहाँ पर। देखो ये Br आपको दिख रहा होगा, ये Br आपको दिख रहा है। Br के बगल में जो कार्बन है आपका बीटा कार्बन, इस कार्बन पर कितने एल्किल समूह है, और नहीं है, 3 हाइड्रोजन है, एल्किल समूह नहीं है। और इस कार्बन के बगल में जो कार्बन, इसमें कितने एल्किल समूह है, 1। तो इस एल्किल समूह किस में ज़्यादा है, इस कार्बन के बगल में देखना आपने, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, दूसरा कार्बन इसमें। तो इस कार्बन पर जो है एक CH3 है, और इस कार्बन पर कोई भी CH3 नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। तो जिसमें CH3 ज़्यादा होगा वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दान करेगी, यहाँ से H और Br टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3। तो ये 80% बनता है। क्यों, क्योंकि ये दे रहा है, यहाँ से H टूट रहा है और Br के साथ जा रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब कंडीशन ये आती है कि यहाँ से H आता है और यहाँ से Br आता है, तो यहाँ से H कम आएगा। क्यों, क्योंकि कोई दान करने वाला है नहीं, कम टूटेगा, कम टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 20% एल्कीन। तो ध्यान ये रखना आपने, कुछ ध्यान ये रखना है कि जिस पर Br है उसके बगल में यदि CH3 है केवल तो 20% बनेगा, और इस साइड से यदि क्या है, CH3 नहीं है, CH2CH3 है, या फिर यहाँ भी CH3 हो सकता है, यहाँ भी CH3 हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और Br टूट के क्या बनाएगा, 80% एल्कीन। ये सेडजेव का नियम, सेडजेव का नियम ध्यान रखना। अच्छा, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है ये आप बताइए। देखो CH3Cl सोडियम के साथ रिएक्शन करती है, CH3Cl, यहाँ पे ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर। तो कौन सी रिएक्शन है बताइए, कोई बता सकता है, उटज, उटज रिएक्शन है। तो उटज रिएक्शन में क्या होता है, क्या बनता है आपका, उटज रिएक्शन में एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन, CH3Cl CH3Cl 2Na से निकल गया। क्वेश्चन ये आएगा कि वट उटज अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, ड्राई ईथर। उटज अभिक्रिया में बनता क्या है, CH3 यानी CH3 माने एथेन बनता है, एल्केन बनता है, एल्केन। और किसके साथ रिएक्शन की जाती है, एल्किल हैलाइड की, सोडियम के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। अब हेलो एरिन्स की बात करते हैं। हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एरिन्स का मतलब बेंजीन। तो बेंजीन पर जब ये जुड़े होंगे तो उन्हें हेलो एरिन्स कहेंगे, बात खत्म। आईपीएस नाम देखो यहाँ पर, बेंजीन पे CH3 और Cl। तो देखो नामकरण तो वहीं से स्टार्ट होगा ना, जहाँ पे जिस कार्बन पर जो है CH3 1 2 क्लोरो टोलवीन, या 2 क्लोरो मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं, मेथिल बेंजीन, या टोलवीन कहते हैं। बेंजीन पर जब CH3 होता है, बेंजीन पर जब CH3 होता है टोलवीन कहते हैं। इसका नाम बताइए जल्दी करके। बेंजीन पे CH2Cl, क्लोरोफिनाइल मेथेन, या क्लोरोफेनिल मेथेन भी कहते हैं, फेनिल या फिनाइल मेथेन। यानी पहले क्लोरो क्यों आया, क्यों क्लोरो पहले ही आता है, पहले क्लोरो आया फिर फिनाइल मेथेन। यानी इस कार्बन पर क्या क्या जुड़ा है, क्लोरो भी जुड़ा है, वो फेनिल भी ग्रुप है, दोनों ग्रुप है नहीं, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। तो क्लोरोफेनिल मेथेन। यहाँ भी देखो इस कार्बन पर 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरोफेनिल मेथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मेथेन, वेरी गुड। इसमें क्या है, CCl3, यानी कार्बन पर 3 Cl3, तो ट्राइक्लोरोफेनिल मेथेन, यानी 3 क्लोरो है, फेनिल है, और एक कार्बन वालों को क्या बोलते हैं आप, मेथेन।
यहाँ पे देखो Br है और Cl है, तो Br से स्टार्ट करो नामकरण, क्या होगा 1 2 और 3। तो यहाँ से जो कार्बन है पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो क्या आएगा 1 ब्रोमो। अच्छा ब्रोमो पहले क्यों आया होगा, क्योंकि ब्रोमो B से आता है और क्लोरो C से। 1 ब्रोमो, तीसरे नंबर पर क्लोरो, और बेंजीन तो है ही वो, तो ये आपने ध्यान रखना। तो इसमें बनाने की विधि है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपने। बेंजीन तो आपको पता है, बेंजीन के साथ Cl2 रिएक्शन है तो Cl तो जुड़ेगा, बात खत्म। FeCl3 AlCl3 उत्प्रेरक होता है, FeCl3 या AlCl3। भाई बेंजीन के साथ Cl के रिएक्शन तो Cl तो जुड़ेगा, बेंजीन के साथ Cl के रिएक्शन तो Cl तो जुड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है Fe अंधेरा, अंधेरे में रिएक्शन हो रही, तो Cl कहाँ जुड़ा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ते, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि Cl जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो कहाँ कहाँ करता है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, तो ऑर्थो पैरा वाले कंपाउंड बनते हैं 2। लेकिन यहाँ पे अंधेरा देखो, अंधेरे में Cl कहाँ जुड़ा, बेंजीन पे जुड़ा, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, यदि हम टोल्यूइन के रिएक्शन किससे करते हैं, ये भी टोल्यूइन है ऊपर वाला और ये भी टोल्यूइन है, टोल्यूइन माने मेथिल बेंजीन पे CH3। Cl2 का रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में करेंगे, तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, CH3 में क्या होता है, मुक्त मूलक बनता है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूटता है वहाँ पर, C और हाइड्रोजन में मुक्त मूलक बनता है। तो Cl कहाँ जुड़ा, ऊपर, सूरज कहाँ से उगता है, ऊपर से, Cl भी कहाँ जुड़ा, ऊपर। ऐसा ध्यान रखना आपने, बस यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जब टोल्यूइन के रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ की जाती है तो Cl कहाँ जोड़ना आपने, सीधे यहाँ जोड़ना है, क्लोरो फिनाइल मेथेन, क्लोरो ऊपर जुड़ेगा। और जब अंधेरे में करेंगे तो Cl कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन पे जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुक्त मूलक नहीं बनता है। अंधेरे में जुड़ेगा नीचे और सूर्य के प्रकाश में जुड़ेगा ऊपर, CH2Cl, एक H निकल गया ना यहाँ से, इसका H और एक Cl, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा सैंडमायर अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया, ये अपक्रिया एक बार BSc सेकेंड ईयर में 3 नंबर की पूछी गई थी। सैंडमायर रिएक्शन कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाईएजोनियम, नाइट्रोजन को एजोनियम बोलते हैं क्योंकि प्लस वाला होता है ना, डाईएजोनियम क्लोराइड माने नेगेटिव, CuCl HCl तो यहाँ भी है, देखो यहाँ Cu और HCl, जहाँ CuCl है, जहाँ CuCl है वो सैंडल है, सैंडल माने सैंडमायर, CuCl सैंडल, सैंडल है ना, सैंडल माने CuCl, और गाटर माने कॉपर, जहाँ गाटर है वहाँ केवल कॉपर है, ये देखो कॉपर, HCl तो दोनों में, और जहाँ सैंडमायर सैंडल है वहाँ CuCl है, गाटर में कॉपर, और सैंडल मायर में, मतलब सैंडमायर, सैंडल मत बोल देना वहाँ, सैंडमायर में क्या होगा, CuCl बनेगा, दोनों में क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी बनेगा क्लोरोबेंजीन। लेकिन जहाँ कॉपर होगा वहाँ गाटर होगा, जहाँ सैंडल होगा वहाँ जो है CuCl होगा, Cl होगा, सैंडल Cl दोनों याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ये कि बेंजीन बनाने, क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन बनाने की जो है इनमें से कौन सी विधि है, व्यापारिक विधि, रशिंग विधि, रशिंग विधि है, रशिंग एक साइंटिस्ट है, उसमें नाम पे दी गई रशिंग विधि। तो बेंजीन के रिएक्शन HCl और O2 के साथ की जाती है, तो बेंजीन में Cl जुड़ जाता है, सीधी बात खत्म। अच्छा थोड़ा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पे CX बॉन्ड, बस देखो एक है यहाँ पर CH3 और X, और एक है बेंजीन पे X, ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि जब ये अनुनाद संरचना बनाता है, कौन बनाता है अनुनाद संरचना, जब आपका जो है अनुनाद संरचना बनती है तो Cl पर पॉजिटिव आता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो है दान किया यहाँ पर नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताइए कि बेंजीन ने जब अनुनाद संरचना बनाई क्लोरोबेंजीन, तो Cl और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे C और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड। जल्दी कौन टूटेगा, जो जल्दी टूटेगा वो क्या होगा, क्रियाशील, जो क्रियाशील होगा वो क्या होगा, कम स्थायी होगा, क्योंकि क्रियाशील वाला स्थायी थोड़ी, स्थायी मतलब एक ही जगह, और ये क्या है, या डबल बॉन्ड बन गया तो ये क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है तो क्या होगा, स्थायी। यानी बेंजीन क्या होता है, स्थायी, क्लोरोबेंजीन स्थायी होता है, इसका क्लोरीन जो है जल्दी टूट जाता है CH3Cl के साथ, क्या नाम है, बेंजीन से Cl जल्दी टूट जाता है, सॉरी देर में टूटता है, और जबकि क्या होता है इसमें एल्किल हैलाइड में CH3 से Cl जल्दी टूटता है, और ये देर में टूटता है। क्यों टूटता है देर में, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के कारण क्लोरोबेंजीन का C और Cl के बीच में जो प्रबल बंध है, जिस कारण से ये क्या होता है, अनुनाद संरचना बनाते हैं, जिस कारण से क्या है यहाँ पर ये देर में टूटता है, देर में टूटेगा तो स्थायी होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, जल्दी टूटेगा तो कम स्थायी होगा। अब लास्ट टॉपिक है इसमें पॉली हेलोजन यौगिक। पॉली हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, पॉली माने बहुत सारे, हेलोजन जुड़े होंगे जब कार्बन के साथ, है ना, एल्केन में हेलोजन परमाणु 2 या 2 से अधिक एल्केन के साथ जब जुड़ते हैं, जैसे
एक तो जुड़ा ये है अभी तक देखा आपने, लेकिन दो या दो से ज़्यादा जुड़े, CH3 CH पे Cl। जेम, इसका नाम है जेम डाइहैलाइड। क्वेश्चन आ सकता है कि जेम डाइहैलाइड का उदाहरण क्या है? जब एक कार्बन पर दो हैलोजन जुड़ते हैं, ध्यान रखना। जेम, जेम का मतलब, जेम का मतलब होता है एक दूसरे के नज़दीक, जेम जेम, है ना। तो एक दूसरे के नज़दीक है, जेम का मतलब होता है एक, यानी एक ही कार्बन पर, जेम जेम, है ना। ठीक है, तो जेम का मतलब हो गया एक ही कार्बन पर दो हैलोजन, एक ही कार्बन पर दो हैलोजन, एक ही कार्बन पर, ध्यान रखना। जेम का मतलब एक ही कार्बन पर। और बिस का मतलब क्या होता है? बिस का मतलब होता है कि दो निकटतम कार्बन पर, यानी अगर एक कार्बन पे होगा यहाँ तो दूसरे पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब एक और दो क्रमशः, यहाँ भी देखो कैसे कैसे, एक और दो लगातार, यानी लगातार दो कार्बन पर जो है हैलोजन जुड़े होंगे, उसे बोलते हैं बिस। बिस का मतलब लगातार एक दूसरे पे, पहला और दूसरा। जैसे विष का मतलब होता है जहर, जहर एक दूसरे में भरा हुआ है ना, जहर आजकल के ज़माने में एक दूसरे में क्या भरा हुआ है? जहर। तो पहले और दूसरे पे अगर लगातार हो तो उसे बोलते हैं विष। और जेम का मतलब होता है एक ही जगह, जेम जमने चमचम, नज़दीक नज़दीक। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद तीसरा है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा डब्लू या अल्फ़ा ओमेगा, अल्फ़ा डब्लू। अल्फ़ा और डब्लू, एक अल्फ़ा वाला है मतलब फर्स्ट, और डब्लू का मतलब लास्ट। एक फर्स्ट होगा तो एक लास्ट होगा, यानी अंतिम कार्बन पर जुड़ा होगा। एक पहला और एक अंतिम, जैसे यहाँ देखो ये पहला है और ये अंतिम है, इसे बोलेंगे अल्फ़ा डब्लू, पहला और लास्ट। अल्फ़ा माने पहले तो होता है, फिर अल्फ़ा बीटा, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, फिर ओमेगा, देखो लास्ट वाला है कि नहीं है, तो ऐसा करके यहाँ भी क्या है, पहला और लास्ट। तो जब क्या होंगे शीर्ष वाले कार्बन पर, शीर्ष माने ये भी शीर्ष वाला कार्बन है, ये भी शीर्ष वाला कार्बन है, तो शीर्ष कार्बन पर जब हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसे बोलेंगे हम अल्फ़ा ओमेगा। बिस का मतलब एक दूसरा, और जेम का मतलब लगातार। इनकी रिएक्शन अगर जिंक के साथ की जाए, किनकी, ये कौन सा वाला है, पहला दूसरा वाला है, यानी ये है आपका बिस वाला, तो एल्कीन बनता है। और थोड़ा सा एक मैं और चीज़ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि जेम और बिस जो आपके हैलाइड आपने पढ़े हैं अभी, पोले हैलोजन, इनकी रिएक्शन KOH के साथ होती है तो क्या बनता है आपका? एल्काइन बनता है। और एल्काइन का मतलब होता है भैया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एथाइन। इसका नाम क्या है? एथाइन। और इसमें sp संकरण है। इसमें कौन सा संकरण है? sp संकरण है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपने। और यदि आपको ये पूछा जाए कि बेंजीन में जो आपका क्या था, आपने अभी पढ़ा बेंजीन, जो आपका ये बेंजीन है, ये आपको दिख रहा होगा ये बेंजीन। बेंजीन में जो ये कार्बन होता है, मैं बेंजीन बना देता हूँ यहाँ डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, और यहाँ बना देता हूँ मैं Cl। इसमें जो ये कार्बन है इसमें कौन सा संकरण है बेंजीन में? तो इसमें होता है sp2। क्यों क्यों होता है sp2? देखो एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड है टोटल? एक, दो और एक डबल, तीन बॉन्ड है। तीन बॉन्ड का मतलब एक s और दो p। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मैं बात करता हूँ CH3 और Cl, इसमें कितने बॉन्ड है कार्बन के? चार बॉन्ड, एक, दो, तीन, चार। इसमें कौन सा संकरण है? sp3। तो हेलो एल्केन में बनता है sp3 संकरण, और हेलो एरिन्स में बनता है sp2 संकरण। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद।